तो हेलो स्टूडेंट, अप्लाइड मैथमेटिक्स मॉडल क्वेश्चन पेपर ये हमने आपके लिए बहुत इत्मीनान से बहुत सही तरीके से फ्रेम किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका देख लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर तैयार किया हुआ है हमने। इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर आपने ये क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से कर लिया तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के सही होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। और सेक्शन ए और बी पार्ट 1 और 2 में हम क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 बताते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ये सेक्शन बी में आता है। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स की होल पावर 12। मतलब कि x माइनस 1/x की होल पावर 12 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। अब देखो स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन ये होगा, आपको पता नहीं होगा कि ये कौन से चैप्टर से आया है, किस चैप्टर से आया है, किस टॉपिक से आया है। तो आपको सबसे पहले ये कोशिश करनी, देखो इसके एक्सपेंशन में पहले क्वेश्चन को समझना है। इसका एक्सपेंशन मतलब इसका जब प्रसार करेंगे तो उसका मध्य पद कौन सा होगा। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको पता हो जाना चाहिए कि ये किस चैप्टर से पूछा गया है क्वेश्चन। अगर ये पता चल जाता है तो आपको उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन या सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब इसका डिटेल लेक्चर की मिडिल टर्म क्या होता है और एक्सपेंशन क्या होता है ये हम डिटेल में बाइनोमियल थ्योरम में आपको द्विपद प्रमेय में बता चुके हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसको कैसे करना है, देखो सबसे पहले एक्सपेंशन की बात आ रही, मतलब इसका प्रसार करना है तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। और बाइनोमियल थ्योरम में हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर जो पावर ऊपर होती है उसमें पदों की संख्या एक ज्यादा होती है। पदों की संख्या कितनी होती है, एक ज्यादा। अगर पावर 12 है तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 + 1 = 13। तो पदों की संख्या जब 13 है तो इसमें मध्य पद कौन सा होगा। पदों की संख्या जब 13 है तो मध्य पद कौन सा होगा। तो मध्य पद जब भी निकालते हैं ना स्टूडेंट, तो इवन के लिए अलग और ऑड के लिए अलग होता है। तो इसमें मध्य पद जो होगा मिडिल टर्म एम्प्टी, मिडिल टर्म जो होगा स्टूडेंट वो होगा n+1/2वां पद, या n की जगह पे स्टूडेंट 13 रख दो क्योंकि पदों की संख्या कितनी है, 13 है ना। तो 13 + 1/2 = 7वां पद। सातवां पद मध्य पद होगा क्योंकि देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पद टोटल है। हाँ, हमने कहा ना जो पावर होती है उससे एक ज्यादा जो है पदों की संख्या होती है। तो 12 पावर है तो पदों की संख्या 13 हो जाएगी। और 13 पद आप ऐसे लिख सकते हैं। तो मध्य पद कौन सा होगा, 7वां ही तो होगा। देखो इससे पहले कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, और उससे आगे कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 आगे है 6 पीछे, तो ठीक बीच वाला मध्य पद होगा ना। तो मध्य पद कौन सा है, 7वां पद मध्य पद है। 7वां पद मध्य पद है, मीन्स आपको T7, T मतलब टर्म और 7 मतलब 7वां टर्म फाइंड करना है, 7वां पद फाइंड करना है। अब 7वां पद कैसे फाइंड करेंगे भाई, इसका बताइए। आपको पता होना चाहिए कि जनरल पद, बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म x + a⁴n के प्रसार में जनरल टर्म GT, जनरल टर्म क्या होता है, वो होता है TR+1 = NCR x⁴n - r और a⁴r। स्टूडेंट ये आपको याद होगा। अगर आपको ये पता नहीं है तो डिटेल लेक्चर में हम इसका डिटेल से बता चुके हैं कि कैसे जनरल टर्म होता है, कैसे क्या होता है, उसको आप देख लीजिए अगर आपके समझ में यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। अब देखिए TR+1 = NCR x⁴n - a⁴r। जब x + a⁴n हो तो जनरल टर्म ये होता है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें पहले आप लिख सकते हैं
चूंकि जनरल टर्म ऑफ x प्लस ए की पावर n इज क्या होता है, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, और फिर ये x, ये वाला पद, पहला वाला पद, हाँ, x की पावर दिस माइनस दिस n माइनस आर इनटू, तब दूसरा पद a की पावर जो नीचे c के नीचे रहता है r, उसको रखते हैं, ठीक है। ये जनरल पद होता है। देयरफॉर T7 इज इक्वल टू क्या होगा, T7 मतलब T7 को आप देखो टी आर प्लस वन वहां पद, तो T7 को आप 6 प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। ये कई स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, क्योंकि हम जनरल टर्म जो लिखते हैं टी आर प्लस 1 लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं, इसका डिटेल लेक्चर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन का देखेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे सीधे याद रखिए कि टी आर प्लस 1 बराबर दिस होता है। टी आर प्लस 1 मतलब T7 हमें निकालना है, तो उसको r प्लस 1 के फॉर्म में बदलने के लिए हमें 6 प्लस 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कहने का r की जगह 6 हो गया, मतलब कहने का यह है कि r की जगह पे क्या हो गया, 6 हो गया। और T6 प्लस 1 बराबर NCR। देखिए n की जगह पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे n है ना, यहाँ पे n की जगह पे 12 है, तो 12 CR, r की जगह पे देखिए क्या है स्टूडेंट, 6 है, तो 6 लिख दीजिए। देखो ना r की जगह पे 6 है, इंटू x की पावर, देखो यहाँ पहला पद x है, यहाँ पे पहला पद भी x है, तो कोई दिक्कत नहीं। x की पावर क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, जैसे n माइनस आर हुआ ना, तो 12 माइनस 6 इंटू a की पावर r, मतलब सेकेंड पद की पावर c के नीचे वाला। सेकेंड पद क्या है, देखिए सेकेंड पद स्टूडेंट माइनस 1/x है, ना कि 1/x। ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो पद के पूरे पद में माइनस को भी साथ लेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। हाँ, यहाँ प्लस है तो सिंपल a लिया था, अगर माइनस है तो माइनस 1/x जो है आपका, माइनस 1/x जो है आपका सेकंड पद होगा, और उसकी पावर क्या होती है, r मींस यहाँ पे 6 है, तो ये 6 हो जाएगा। तो यही स्टूडेंट आपका मध्य पद है, यही आपका क्या है, मध्य पद है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 12C6 है स्टूडेंट, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके कैसे करेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम बता चुके हैं कि 12C6 को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो 12 शॉर्टकट तरीका, 12 को 6 पदों तक नीचे ले जाओ, 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और एक और पद लिख दी 7, 6 पदों तक लिख दिया। 12 को नीचे ले जाएंगे 6 पदों तक, ठीक है, क्योंकि नीचे 6 है। अपॉन में 6 को खोल देंगे पूरा 1 तक, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, इंटू x की पावर 12 माइनस 6, मतलब x की पावर क्या हो जाएगा, 6 बच जाएगा, ठीक है जी। फिर इंटू माइनस की पावर 6 है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस की पावर इवन नंबर होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लस, 1 की पावर 6 तो 1 ही रहेगा जी, और x की पावर 6, x की पावर 6 हो जाएगा जी, ठीक है। अब देखो सेम पावर है ऊपर नीचे, x की पावर 6, x की पावर 6 कट जाएगा, बचेगा क्या, ये दिस अपॉन दिस बचेगा। इसमें भी कट रहा है बहुत कुछ, देखो 6 दूना 12, 6 दूना 12 से 12 कट गया जी, 5 से 2 काट दो, 10 को काट दो तो 2 बचेगा, 4 से 8 को काटेंगे तो 2 बचेगा, 4 दूने 8, 3 से 9 को काटो, 3 3 9, ठीक है जी। नीचे सारे कट चुके हैं, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा आपका 11 2 3 2 7, तो 11 दूने 22 और 22 दूने कितने होते हैं स्टूडेंट, 44, ठीक है जी। और गुणा कर दीजिए 7 3 21 का, सॉरी हाँ 21 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 21 चौक कितने होते हैं, 21 चौक 84 होते हैं, तो 84 का 4 आ गया जी, ठीक है जी। और 21 चौको 84 और 8 कितने होते हैं, 8 और 4 12, 92 हो गए, ठीक है जी। तो 924 आपका आंसर आ गया। और एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें यह है स्टूडेंट कि इस जो आपका मिडिल टर्म T7 फाइंड किया आपने, उसमें x नहीं है, मतलब कहने का यह है
इस x की पावर 2 या x की पावर 3 भी हो सकता था। अगर यहाँ मान लीजिए x की पावर 7 होता और यहाँ x की पावर 6 था तो x की पावर 1 तो रहता ना साथ में, तो ये फिर 924x हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें x है ही नहीं। अब x है ही नहीं का मतलब जो आपका मिडिल टर्म है वो फ्री फ्रॉम x है, मतलब x से स्वतंत्र पद है वो। ये जो मध्य पद आपने निकाला ना, या सातवां पद जो निकाला आपने, वो मध्य पद भी है और x से स्वतंत्र पद भी है, मतलब x उसमें नहीं है। तो क्वेश्चन में ये भी आता है कि फाइंड द फ्री फ्रॉम x टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। तो x से स्वतंत्र पद ज्ञात करने का तरीका थोड़ा दूसरा है। उसमें x की जो पावर होती है उसको 0 के बराबर रख देते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी x से स्वतंत्र पद भी आ गया है। x से स्वतंत्र पद का क्वेश्चन जब आगे आएगा तो हम बताएंगे, लेकिन डिटेल लेक्चर हम बाइनोमियल थ्योरम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, उसको देख लीजिए। x से स्वतंत्र पद भी आपको समझ में आ जाएगा। अब इस प्रकार का क्वेश्चन जब आता है तो इसको ऐसा करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको ट्रिक बता दे रहा हूं कि कैसे इसको करना है। सबसे पहले देखेंगे कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन दिस, इसका मिडिल। तो आप जैसे ही दो पद हैं और होल पावर नेचुरल नंबर है तो समझो कि ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। इसका प्रसार करना है और प्रसार में मध्य पद निकालना है। और मध्य पद कैसे पता चलेगा? पहले पदों की संख्या कितनी है, इसके प्रसार में जो पावर होती है उससे एक ज्यादा होती है, तो पदों की संख्या यहाँ पे 13 है और 13 में मध्य पद 13 + 1/2 वहां पद मध्य पद होगा। देखो सातवां पद मध्य पद है, मतलब T7 निकालना है। और T7 निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जनरल टर्म हम किसी x + a⁴n का कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। इसलिए T7 = T6 + 1 लिखेंगे क्योंकि r+1 है और T6 + 1 इसी के आधार पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट, फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 5x + 7 अपॉन x - 2 × x - 4 × x - 6। मतलब पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करना है इसका आंशिक भिन्न में बदलो, इसको आंशिक भिन्न में बदलो। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्न में बदलो। तो आंशिक भिन्न या पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन और पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं स्टूडेंट। इसके डिटेल लेक्चर हर टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको आप डिटेल लेक्चर देख लीजिए। इसको कैसे करना है ये आपके एग्जाम में आपका आ रखा है, तो इसको कैसे करेंगे आप। तो देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे। ये जो क्वेश्चन है देखो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग, एक होता है लीनियर एंड रिपीटिंग, एक होता है क्वाड्रेटिक, एक होता है क्वाड्रेटिक एंड रिपीटिंग। तो ये सबसे प्रारंभिक वाला है लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग क्वेश्चन है। जब हर में न्यूमरेटर में लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग वाले फैक्टर हो। लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग मतलब कि जो ये फैक्टर है ना, 3 फैक्टर है, x - 2 x - 4 x - 6, ये लीनियर होने चाहिए। लीनियर मतलब कि x की जो पावर है इस फैक्टर में वो एक होनी चाहिए। x की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 होनी चाहिए। तो x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो लीनियर है। नॉन रिपीटिंग का मतलब इसका होल स्क्वायर या होल क्यूब होल 4 नहीं होना चाहिए, केवल इसकी होल पावर भी 1 होनी चाहिए और x की पावर भी 1 होनी चाहिए। मतलब होल पावर कुछ नहीं मतलब 1 पावर है, x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 पावर है, ठीक है ना। तो x की पावर इंडिविजुअल फैक्टर की 1 है और होल पावर भी 1 है, तो इसका मतलब लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग है। लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग है। और जब लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग वाले हर में हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसका एक ट्रिक है, ट्रिक है, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ज्यादा लेंथी प्रोसेस की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे सबसे पहले कि लेट इसको फैक्टराइज अपनी तरफ से कर देंगे। लेट 5x प्लस, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में दिस x - 2 x - 4 और x - 6 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल, लेट माना दिस इज इक्वल टू क्या है, a अपॉन दिस। देखो x - 2 एक फैक्टर है प्लस फिर x - 4 एक फैक्टर है प्लस फिर x - 6 एक फैक्टर, ठीक है जी। ऊपर क्या आएगा, जब नीचे लीनियर होता है ऊपर कांस्टेंट आता है, तो a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस प्लस c अपॉन दिस,
एबीसी कांस्टेंट है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। इनको अलग अलग कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में, इसको ये कंपोजिट फ्रैक्शन है, इसको हमने अलग अलग मतलब आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, बीच में प्लस लगा दिया, इनको तीनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है जी। ये पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज हो गया है। वैसे तो आंसर यही है, लेकिन एबीसी जो है हमने अपनी तरफ से रखे हैं, तो इनका मान भी निकालना जरूरी है, तभी फाइनल आंसर माना जाएगा। इनका मान यहाँ पे रख देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब एबीसी निकालना है, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज तो कर दिया, लेकिन एबीसी की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। एबीसी की वैल्यू क्या होती है वो हम ट्रिक से आपको बताते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू निकालेंगे ट्रिक से निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे ट्रिक से, देखिए आगे। ए की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, तो सबसे क्या करें, देखो ध्यान दीजिए, इसको कवर अप मेथड भी कहते हैं, कवर अप मेथड। ए की वैल्यू निकालनी है तो जो ए के नीचे का है ना उसको 0 के बराबर रखो, वहां से x का मान निकाल लो। ए की वैल्यू क्या है, ए के नीचे क्या है, x-2 है, तो x-2 को अगर 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या आता है, x बराबर आता है आपका 2। तो कहने का मतलब ये है ए की वैल्यू निकालनी है तो लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पे 2 रख दो, लेकिन जो इसके नीचे का पद है उसको छुपा दो, कवर कर दो। x-2 है ना उसके नीचे, उसको छुपा दो और शेष बची हुई जगह पर x की जगह पे 2 रखो। क्यों रखा 2, क्योंकि उसको 0 के बराबर रखा तो x बराबर 2 आया। 2 रखेंगे तो a बराबर आपको मिल जाएगा 5, x की जगह 2 रखो, 5 दूना 10 और प्लस 7 17 हो गया, 17 अपॉन यहाँ पे x की जगह अगर 2 रखेंगे तो 2 - 4 कितना होता है, -2 होता है, और फिर यहाँ पे 2 - 6 कितना होता है, -4 होता है, ठीक है जी। अब ऊपर 17 है अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 4 दूने 8, ए बराबर 8 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। एंड अब आपको बी भी निकालना है, बी निकालने के लिए बी के नीचे का 0 के बराबर रखो। बी के नीचे क्या है, x-4, उसको बराबर 0 रख दिया, तो यहां से x बराबर क्या आया, 4। मतलब b निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड में x की बराबर में x की जगह पे 4 रख दो, लेकिन b के नीचे वाला जो है उसको कवर कर दो, x-4 को छुपा दो। बचा क्या है, 5 इंटू x की जगह 4 रखेंगे, 5 इंटू 4, 5 चौके 20 और 7 27, ऊपर तो 27 आ गया जी, अपॉन यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 में से 2 गए, कितना बचता है, 4 में से 2 गए 2 बचता है, लेकिन यहाँ नहीं रखेंगे 4, क्योंकि 4 - 4 0 हो जाएगी, इसके नीचे वाला छुपा देंगे। अब बचा ये, यहाँ पे 4 को 4 - 2 कितना होता है, -2 इज इक्वल टू 27 अपॉन 2 दूने 4 और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस का 27/4 आ गया, ठीक है। अच्छा, बी की वैल्यू भी आ गई। इसी प्रकार से सी की वैल्यू निकालिए, सी की वैल्यू, सी इज इक्वल टू, सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी के नीचे का 0 के बराबर रखो, तो x - 6 बराबर 0 रखा तो x बराबर आपको क्या मिला, 6 मिला। तो लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पे 6 रखो, लेकिन x - 6 को छुपा देना है जो उसके नीचे वाला है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर यहाँ 6 रखते हैं तो 6 पंजे 30 और 7 37 होता है, ऊपर तो हो गया 37 अपॉन 6 - 2 कितना होता है, 4 होता है, और 6 - 4 कितना होता है, 2 होता है, और यहाँ इसको तो रखेंगे नहीं, इसको छुपा देंगे, ठीक है जी। अच्छा, इज इक्वल टू 37 अपॉन 4 दूने 8। तो ए की वैल्यू भी निकल गई, बी की भी निकल गई, सी की भी निकल गई। पुट द एबीसी वैल्यू ऑफ एबीसी इन इक्वेशन फर्स्ट में एबीसी की वैल्यू रख दीजिए तो आपका आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि मैं यहीं पे मिटा के रख दे रहा हूं, आप आगे कर सकते हैं। एक्स ए की जगह पे 17/8 रख दो, बी की जगह पे -27/4 रख दो, और सी की जगह पे 37/8 रख दो, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन जब आप करेंगे तो इस प्रकार से, अगर लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग है तो ध्यान देंगे, लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग है तो तब आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं और इजीली आपके 6 या 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और इसको आप सीरियसली, और डिटेल लेक्चर, इससे ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो डिटेल लेक्चर हम डिस्क्रिप्शन में पार्शियल फ्रैक्शन का पूरा कंप्लीट
पैक है एक प्लेलिस्ट में 4-5 लेक्चर का, उनको एक सीरियल से देख लीजिए तो आपको सारे कुछ समझ में आ जाएगा कि पार्शियल फ्रैक्शन के कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे करेंगे आप। तो ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से देखो, इसमें हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपने लिए मेहनत करें। तभी देखो, जब सीखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जब तक इंडिया सीखेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे भाई? हम सिखा रहे हैं, आप सीखेंगे तो बढ़ेगा इंडिया, 100% बढ़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 16 आप आसानी से कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा इजी भी है स्टूडेंट। अगर ये क्वेश्चन आपने एक बार देख लिया तो आसानी से आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं। इसके चांस ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ किया, खुद देखा तो उसके बाद नहीं कर पाएंगे। अगर अच्छे से आपने एक बार देख लिया तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये है कि सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर रूल से इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक इक्वेशन है 2x + 3y = 7, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और दूसरी इक्वेशन है 3x - 2y = 1, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है जी, ये दो इक्वेशन है। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू सॉल्व करने का मतलब क्या है? दो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन क्रेमर रूल से निकालनी है। डिटेल क्रेमर रूल के बारे में डिटेल लेक्चर हम डिटर्मिनेंट में बता चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसको अगर आपने अभी तक डिटेल लेक्चर नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिएगा। सॉल्यूशन, ये दो क्वेश्चन है, इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है और क्रेमर रूल से निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, आपको क्या करना है, इसमें आपको तीन चीजें चाहिए होती हैं, d और d1 और d2। d निकालिए, d1 निकालिए, d2 निकालिए। अब आप कहेंगे कि d क्या होता है? तो स्टूडेंट d होता है, d = होता है x y के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, x y के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो देखो डिटर्मिनेंट के अंदर x और y के कोफिशिएंट रखूंगी। x के कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे 2 फर्स्ट रो में देखो, इस जिस प्रकार से यहाँ पे है उसी प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट रो में क्या आएंगे, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है। जिस प्रकार से यहाँ रखे हैं उसी प्रकार से यहाँ पे रखेंगे। x और y हट जाएगा मतलब केवल, ठीक है, और कुछ नहीं। x और y को हटा दो और जो बचता है उसको डिटर्मिनेंट में रख दो। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे सेकंड रो में 3 और -2, ध्यान देंगे माइनस है तो माइनस भी आएगा साथ में, -2। यहाँ पे +3 था तो केवल 3 आया, अगर -3 हो तो माइनस भी आता है यहाँ पे। ठीक है, तो x y के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट ही d होता है, याद रखेंगे भैया। ये हो गया, इसको सॉल्व करिए। हम बता चुके हैं डिटेल लेक्चर में कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट के टॉप से इस साइड मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लेफ्ट के बॉटम से राइट के टॉप को मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो कितना होगा, -4। 2 × -2 -4, फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं। फिर 3 का मल्टीप्लाई इस 3 में होता है तो 3 3 9 हो गया जी। अब -4 तो ये है और ये माइनस का 9 है, और 9 और 4 13, माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एंड अब d1 निकालो। d1 क्या होता है? d1 क्या होता है? देखिए d1 क्या होता है, d1 का मतलब d में फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करो। d1 का मतलब d में फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करो। d में फर्स्ट कॉलम ये है ना, इसकी जगह पे राइट हैंड साइड, इक्वेशन की राइट हैंड साइड रखेंगे। 2 3 की जगह पे क्या रखेंगे, 5 और 1 रखेंगे और एज इट इज रहेगा 3 2। d1 का मतलब d में फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करो, किससे? राइट हैंड साइड से, जो गिवन राइट हैंड साइड 5 और 1। 2 और 3 की जगह 5 और 1 रख देंगे। ठीक है, जिस प्रकार से मैं बोल रहा उस मेरी एक एक बात पे ध्यान दीजिए, मैं एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए।
देखो स्टूडेंट, होता क्या है, जब भी आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को, या देख रहे हैं हमारा वीडियो लेक्चर, तो उसमें पूरा उस समय कंसंट्रेशन, पूरा फोकस रखिए उसी की तरफ। ऐसा नहीं कि आप कुछ और सोच रहे हैं। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देख रहे हैं लेकिन ध्यान आपका जा रहा है कि किसी मॉल में घूम रहे हैं, कोई पिक्चर हॉल देख रहे हैं, ऐसा नहीं। जब आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो केवल उसी में फोकस करिए। सारे की सारी इंद्रियां, सारे के सारे आपके इंद्रियां जो है उसी पे फोकस होनी चाहिए जिस काम को। जब पिक्चर हॉल में जा रहे हैं तो केवल पिक्चर हॉल में ही पूरी इंद्रियां फोकस रखें, एंजॉय करें पूरा। लेकिन जब यहाँ पे कर रहे हैं तो हम इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय करो पूरा। मतलब आपकी आंखें भी वही होनी चाहिए, आपके कान भी वही होने चाहिए, आपका महसूस भी करो उस चीज़ को। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बातों को महसूस भी करो, स्पर्श महसूस भी करो, हर चीज़। मतलब पूरा कंसंट्रेशन जब आप करते हैं तो हर चीज इजी लगने लग जाती है, आसान लगने लग जाती है, तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब हमने बताया, जैसे कि यहाँ ऊपर बताया कि लेफ्ट के टॉप से इधर मल्टीप्लाई और लेफ्ट के बॉटम से ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और 2 का मल्टीप्लाई, -2 का, सॉरी 5 और -2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। फिर बीच में माइनस का चिन्ह आता है, और 1 और 3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो -10 और -3 माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एंड D2, अब D2 निकालना है। हमने बताया ना अभी D1 D2 निकालना है आपको। अब D2 क्या है, D2 का मतलब है कि D के सेकंड कॉलम, 2 का मतलब सेकंड कॉलम, D2 का मतलब D के सेकंड कॉलम को रिप्लेस करो, D के सेकंड कॉलम को रिप्लेस करो राइट हैंड साइड से। फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा D का, तो 2 और 3, सेकंड कॉलम की जगह 5 और 1 आ जाएगा, 5 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब फिर से वही कि इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह बीच में, 5 दिए 15 हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा, 2 में से 15 घटा दीजिए तो माइनस का 13 आ जाएगा। ठीक, तो माइनस का 13 हो गया। अच्छा, अब जो है नाउ जब D1 D2 निकल जाता है तो हमें x और y की वैल्यू चाहिए। x बराबर होता है स्टूडेंट D1 अपॉन D, ध्यान रखेंगे अपॉन में D ही आएगा, D1 D2 D3 जो भी हो सब ऊपर आएंगे, जहां पे 1 2 3 लगेगा ना वो सब ऊपर आएंगे। कई स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, D1 कर देते हैं, वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, उनका आंसर गलत हो जाता है। तो नीचे D रहेगा, जिसके बगल में सफिक्स नहीं है वो नीचे नहीं रहेगा, D नीचे रहेगा, 1 जिसके बगल में सफिक्स सब ऊपर रहेंगे। ठीक है, x बराबर D1/D, और D1 की वैल्यू है -13 और D की वैल्यू भी -13 है, तो ये 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, एंड y बराबर है D2/D, x बराबर D1/D और y बराबर D2/D, और D2 -13 है, यहाँ पे भी -13 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू भी 1 आ गई और y की वैल्यू भी 1 आ गई। यही आपका आंसर है। आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तो x और y की वैल्यू इक्वेशन 1 में भी रख के देखो, 2 में भी रख के देखो। x और y की वैल्यू 1 1 रखेंगे अगर इक्वेशन 1 में, तो 1 2 × 1 2 3 × 1 3, 3 और 2 5 बराबर 5 आ गया, सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे रखो 1 1, तो 3 और 2, 3 में से 2 गए 1, यहाँ पे भी इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रकार से स्टूडेंट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से कर लीजिए, और अगले लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन नंबर 18 से बताएंगे। तब तक इस लेक्चर के तीनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से जान लीजिए, और इनके डिटेल लेक्चर भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उनको भी आप देख लीजिए। अगर यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल लेक्चर भी देख लीजिए। तो तब तक जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।